बहस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं प्रीति और आज बीच बहस में चर्चा का विषय है एक ऐसी शख्सियत के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना जो देश काल समय परिस्थितियों से परे हर युग हाल कालखंड हर समय में प्रासंगिक है और प्रेरणादायी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। भारत माता के वीर सपूत 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माँ के वो सपूत जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दृष्टि दी और एक नई ऊर्जा का संचालन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए, जाने अनजाने बहुत से पहलुओं पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं मौजूद प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष और डीन के पद पर रह चुके हैं। ओटीएस में कई साल तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप एक लेखक, वक्ता, मैनेजमेंट ट्रेनर और स्पीकर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू एंड द दूरदर्शन फैमिली। सर, आज बीच बहस में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और उसके ऊपर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे थे और निसंदेह वे एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी थे। इस पर आपके क्या विचार हैं? चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन होता है? जो कुछ जिसमें दैवी शक्तियां हों, ऐसा माना जाता है समाज विज्ञान के अंतर्गत। पर चमत्कार सामान्यतया व्यक्ति जिसको प्रभावित कर रहे हैं हम, उनकी निगाहों में होता है जी, है ना। तो करिश्मा जिसे हम कहते हैं, करिश्मा, वो जो जनता की निगाहों में जो है वो प्रस्फुटित होता है जी। आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के जीवन को कितने चमत्कारों से भरी हुई है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जी उन्होंने ज़बरदस्त क्रांतिकारियों के पक्ष में निर्भीकता से बोले। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी से बीए ऑनर्स किया और सबको चमत्कृत कर दिया अपने जो दर्शन के ज्ञान से। 15 साल की उम्र में विवेकानंद के सारे उन्होंने कंप्लीट वर्क्स पढ़ लिए थे जी। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की जी, 4th रैंक भी आया जी, और छोड़ दिया अगले साल जी। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने वो योगदान किया जो सामान्यतया अन्य कोई और व्यक्ति उस काल में नहीं कर सका। बहुत छोटी उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जेल में रहते हुए मेयर इलेक्ट हो गए जी, और सारी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने बदल डाला। 41 साल की उम्र में वो बने कांग्रेस के अध्यक्ष जी। अगले साल गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे उनको हरा करके फिर बने जी। हिम्मत करके 26 जनवरी 1941 को अपने घर से भेष बदल कर काबुल, मॉस्को और जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से जापान कैसे आए? पनडुब्बी में जी, 2 बार बदलनी पड़ी और फिर हवाई जहाज से आए। और जनाब आज़ाद हिंद फौज जो रास बिहारी बोस ने बनाई थी, उसको जब उन्होंने संभाला तो उसमें दक्षता और प्रवीणता उत्पन्न की। अंग्रेज़ों के साथ जो कई अन्य लोग थे हिंदुस्तान में, उनका साथ दे रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि जापानियों से मिलकर के और हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाए जापानी फौज जी। परंतु इम्फाल में घुसे ही तो क्या हुआ कि जल्दी मृत्यु हो गई उनकी, जैसा कि आप जानती हैं। 18 अगस्त 1945 को। पर हुआ क्या कि नवंबर 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेज़ों ने मुकदमा किया। पता है उसकी पैरवी किसने की? कुंजरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे वकीलों ने की। तब जाकर सारे हिंदुस्तान में मालूम पड़ा कि माय गॉड, हियर वाज एन एक्सेप्शनल पर्सन। ये व्यक्ति तो यूनिक था, अद्वितीय था, अनुपम था, अपूर्व था। और तब पता है सारे हिंदुस्तान के घरों में छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के साथ सुभाष बोस की तस्वीर लगाई जाने लगी जी। और उनको एक विलक्षण नेता के रूप में देखा जाने लगा, जो युवा था, जिसमें मूल्य थे, जिसमें साहस था। यह है चमत्कार का उनका रहस्य। बिल्कुल, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और साहस उनमें कूट कूट कर भरा था। सर, बात करें साहस की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। और ये जो उनका कथन है, ये उनकी मानसिक दृढ़ता और नैतिक साहस को दर्शाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए ना, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे और जनाब उनको हटना क्यों पड़ा, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में क्यों गए? वैसे बाय द वे बताऊं, विवेकानंद भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहले पढ़े और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बाद में पढ़े। ये दोनों में बड़ी समानता है। वो वैसे शिष्य भी विवेकानंद के थे एक तरह से। तो देखिए, उन्होंने क्रांतिकारियों के समर्थन में बात की। जब विद्यार्थी थे उनको निकाल दिया गया और कहा वापस आप नहीं, आप 1 साल तक परीक्षा नहीं दे सकेंगे। हिम्मत रखी, दूसरे कॉलेज में गए।
तो उनका सारा जीवन ही साहस की एक गाथा है, मिसाल है, गाथा है जी। और प्रत्येक चरण में उन्होंने जो साहस रखा उसको प्रदर्शित किया, चमत्कृत कर दिया सबको। मानसिक दृढ़ता और धैर्य के साथ उन्होंने साहस के साथ हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कर दिया। मैन ऑफ एक्शन, इट्स मैन ऑफ एक्शन। नहीं तो आप देखिएगा कि विदेशी धरती पर एक सेना बना लेना, सरकार बना लेना, हाँ। उसके अध्यक्ष बन जाना कोई चमत्कार से कम तो नहीं है ना। और उसके बावजूद उन्होंने हर समय पर सबसे शालीनता का व्यवहार किया। जी। आप देखिएगा कि मैं कहना चाहता हूं आपको कि जो 3 लोग सबसे फेमस थे, गांधी, नेहरू और सुभाष, तीनों की एक तरह से त्रिमूर्ति थी। जी। और कई बार हम सोचते हैं कि गांधी जी की अलग रास्ता था उनका और सुभाष बाबू का अलग रास्ता था, ठीक है, परंतु दोनों का आपस में बहुत सम्मान भी था। जी। और इसलिए मैं कहता हूँ ये भी एक साहस है कि अपने विरोधियों को अपने स्वयं के सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करके और अपने कदम दर कदम अपने मार्ग पर चलना, ये भी साहस है। जी सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और आईसीएस जैसे एग्ज़ाम में प्रथम प्रयास में आप चौथी रैंक लेकर आए, लेकिन फिर बिल्कुल निष्प्रह भाव से बिना किसी पद की आकांक्षा के आपने उसे छोड़ दिया, क्यों? देखिए, एक बात तो बताना चाहता हूँ कि ही वॉज ए ब्रिलियंट मैन। जी। अब देखिए, उनके इंटरमीडिएट में 2nd डिवीज़न आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही कमज़ोर बात है, ऐसा नहीं होना है। तो जब वापस वो बीए का एग्ज़ाम दिया, ऑनर्स का, फिलॉसफी में, बाय द वे, जी, वो फिलॉसफी में उन्होंने बीए ऑनर्स किया तो उसे 1st डिवीज़न आया। ठीक है, खूब पढ़ते थे वो, अंग्रेज़ी ज़बरदस्त थी, जी, बोलने का तरीका था, उनके स्टाइल में, लिखने में ऐसा था कि एक शब्द भी ऐसा नहीं हो सकता जो दोबारा उनको काटना पड़े। जी। वो अच्छे लेखक बन गए। तो आईसीएस में जो 4th रैंक आई उनकी योग्यता का प्रमाण है। जी, है ना, विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। आप सोचिए, सबसे बड़ा पद जो प्रशासन में होता है आईसीएस का था, उसको उन्होंने लेकर के 1921 में छोड़ दिया। जी, है ना, 20 में पास हुए, 21 में छोड़ दिया। और जिस दिन हिंदुस्तान पहुंचे हैं वो 16 जुलाई को, उस दिन सबसे पहले गांधी जी से दोपहर में मिले और उनका चितरंजन बाबू के पास जाओ सीखने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि किस में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है, कौन त्याग करता है ऐसा कि देश की जो उच्चतम पद प्रशासनिक हो सकता है उसको प्राप्त करने के बाद उसको ऐसे छोड़ दे जैसे कोई महत्व ही नहीं है। जी, ऐसे कितने लोग हुए हैं, वेरी फ्यू इन द होल वर्ल्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये सबसे बड़ी तारीफ थी उनकी। और एक बात बताऊं, ये जो आपने सवाल पूछा, ये क्यों छोड़ दिया, कि उनकी किताब है आत्मकथा इंडियन पिलग्रिम, जो पूरी हो नहीं पाई, भारतीय सन्यासी के रूप में। वो एक सन्यासी की तस्वीर भी है, उस फोटो उनकी है। वो सन्यासी बनना चाहते थे, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ वो पहले से सन्यासी से, हृदय से, किसी चीज़ का लालच ही नहीं था, न नाम का, न यश का, न धन का। संपन्नता तो थी ही, परंतु बड़ी ही, ये तो ईश्वर प्रदत्त गुण थे जिनके कारण से उन्होंने इतने बड़े भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के इस काल में भी उन्होंने अपने आप को त्यागमयी बना करके देश की सेवा में पूरी तरह से खुद को लगा दिया। मतलब सब कुछ होते हुए भी, और उसका बिल्कुल निष्प्रह तरीके से त्याग करना बिना किसी आकांक्षा के कि मुझे खुद के लिए कुछ चाहिए और ये अपने लिए। ये जी, गीता का भागवत गीता, लेकिन भागवत गीता पढ़ते थे और वो उन्होंने अपने कर्म में भी शामिल करे थे। गीता के जो सिद्धांत हैं उन्हें उन्होंने अपने कर्म में शामिल किया था, और शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो सन्यासी बनने का विचार उनके मन में आया, और सन्यासी वो अपने कर्मों से वैसे ही थे। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो उनका जो प्रसिद्ध कथन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक तरह से ये ध्येय वाक्य बन गया था। तो इस कथन के पीछे उनकी कोई दृष्टि या प्रयोजन था? देखिए, मुख्य बात यह है कि जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई को देखते हैं तो 1857 में जाना होगा, जहाँ आपकी तांत्या टोपे, नाना फडणवीस, झांसी की रानी जैसे लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, जी, है ना। उसके बाद कुछ क्रांतिकारी हुए, कई क्रांतिकारी हुए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसा है ना, ये भी क्रांतिकारी थे, पर उन्होंने संगठित रूप से युद्ध नहीं लड़ा। जी। तो झांसी की रानी के बाद युद्ध के लिए अपने आप को तैयारी संगठित रूप से करने की जो उन्होंने तत्परता दिखाई, वो केवल सुभाष बोस ने दिखाई। जी। और सुभाष बोस ने कहा कि देश में इस समय पर गांधी जी का जो मार्ग है वो किसी प्रकार से, रोमन रोला को कहा, नोबेल प्राइज विनर को कहा कि ये मार्ग जो है आज़ादी नहीं दिला सकता,
इसके लिए हमें वीरता को परिलक्षित करके और प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जर्मनी में 4,500 और सिंगापुर में 45,000 लोगों की जो सेना बनाई, POWs जो थे इंडिया के, तो उनको जब सारे हिंदुस्तान में उसकी प्रचार होने लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात तुम सब लोग मिलकर के अगर अपने स्वयं को त्याग करने के लिए तत्पर हो तो आज़ादी हमारे हाथ में है। अंग्रेज़ों को शांति से नहीं हम आज़ादी उनसे छीन सकते। यदि सब अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हैं तो आज़ादी हमें ज़रूर मिलेगी। अपना खून देने के लिए भी तैयार थे जी, और दिया भी। हाँ दिया भी। सर, नेताजी के व्यक्तित्व का बहुतों पर प्रभाव है, उन्होंने बहुतों को प्रभावित किया और ख़ास तौर पर युवाओं को। बात करें अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो उन पर किसका प्रभाव था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको कहा कि 15 साल की आयु में उन्होंने विवेकानंद के सारे जो हैं ग्रंथ पढ़ लिए थे। 8 वॉल्यूम हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद। 8 थे पर अब 9 हैं, है ना? अब 9 हैं, रामकृष्ण मिशन से छपे हुए हैं जी। उन पर जो प्रभाव पड़े, सबसे पहला जो देशबंधु चित्तरंजन दास का था। पर चित्तरंजन दास समाजवादी नहीं थे, ये समाजवादी थे और वो लिबरल थे, उदार थे। चलिए, ये तो व्यवहारिक दृष्टि से, पर जिन लोगों का वैचारिक प्रभाव पड़ा उनमें हम कह सकते हैं अरविंद घोष जी, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये 4 लोग हैं जिनका प्रभाव पड़ा। तब चारों को जरा समीक्षा करो, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद तो एक ही हो गए जी, उधर अरविंद घोष जी, अरविंद घोष का जो नाम आया 1905 में बंग के बाद, तो देखिए उस समय पर क्या छोटी उम्र थी इनकी जी, पर धीरे धीरे करके अरविंद घोष का जो एक देश की आज़ादी के लिए और स्वाधीनता के लिए और साथ में स्वदेशी के लिए जो आंदोलन था जी, तो वो इनको प्रभावित करने लगा। तो इन्होंने जब ICS छोड़ी, कैसे अपने बड़े भाई को शरद बोस को लिखा कि मैं क्या करूंगा ICS बन के, मुझे तो स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस और अरविंद के सिद्धांतों को जीवन में उतार करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि हम सब लोग मिलकर के इन आदर्शों को जीवन में उतारें। तो मैं क्या करूंगा ICS बन के, और छोड़ दिया, मॉन्टेग्यू को इस्तीफा दे दिया। वो सब हैरान, इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इतना निष्प्रह व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में पहला देखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अभी हमने बात करी कि उन पर प्रभाव था स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष और इनका, तो स्वदेशी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के भी वो बहुत बड़े पैरोकार थे अपनी भाषा के। इस पर बताइए। 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए जी। और उन्होंने कहा कि सारे लोगों का हिंदुस्तानी सीखो। देखिए, खुद बंगाली थे और बंगाली लोग अपनी भाषा को काफ़ी अधिक सम्मान देते हैं, देनी भी चाहिए, क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने उस वक्त 1928 में इस बात पर बल दिया। ये गांधी जी भी यही कहते थे, उनका भी यही मत था कि देश की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए, जबकि गांधी जी गुजराती थे, ये बंगाली थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि देश में इस प्रकार के एक मतैक्य बन रहा था कि देश की जो राष्ट्रभाषा अगर हिंदी होगी तो सबको हम जोड़ सकेंगे, सामान्य व्यक्ति को भी। पर सुभाष बोस का शब्द था हिंदुस्तानी, अर्थात हम हिंदी को इतना क्लिष्ट ना बनाएं जो कि लोगों के लिए समझ से बाहर हो, आम आदमी ना समझ सके। आम आदमी की जो हिंदुस्तानी है वही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, वो हिंदी जानते थे जी, बंगाली जानते थे, इंग्लिश जानते थे, कुछ जर्मन भी जानते थे, परंतु जो उनका सामान्यतया जो कंट्रोल था, कमांड था, वो इंग्लिश पर था जी। उनकी दोनों पुस्तकें इंग्लिश में हैं, उनकी स्पीचेस हैं, मैंने वो स्पीचेस सुनी हैं, रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, और लगता है माय गॉड किस तरह से वो व्यक्ति प्रेरणा दे सकता था अपनी भाषा से। अब हम बिल्कुल ही कृतज्ञ हैं उस व्यक्ति के जिसने हमारे अंदर की चेतना को जगा करके हम में साहस पैदा किया, हमें अभिप्रेरणा दी, ऊर्जा का संचार किया था उन्होंने। सर, जय हिंद, चलो दिल्ली, ऐसे बिल्कुल अल्प शब्द लेकिन वृहत प्रभाव वाले नारे नेताजी की देन है। इन सभी के पीछे उनका क्या प्रयोजन या दृष्टिकोण था? देखिए, कितनी अच्छी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक उनका है, चलो दिल्ली जी, और साथ ही में जय हिंद, ये उन्होंने सिंगापुर में जी इसके बारे में काफ़ी अधिक उनको प्रचारित किया। परंतु आप देखिएगा कि एक व्यक्ति कुछ शब्दों से जी क्या पैदा करता है, एक चंद शब्दों से। दो जय हिंद आज तक। अच्छा, जब जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की अपने भाषण लाल किले से, तो अपने भाषण के अंत में बोलते थे जय हिंद। आज मोदी जी भी बोलते हैं
जी। ठीक है ना। तो जय हिंद किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, ये किसका कंट्रीब्यूशन है ना? ये चलो दिल्ली तो उस सुभाष वक्त की बाबू बात उन्होंने कही थी, जो जर्मनी और जापान में जो समर्थन मिल रहा था, तो फिर वो जब इसमें एशिया में थे, ईस्ट एशिया में, तो उन्होंने कहा कि अब तुम सब तैयार हो जाओ, अर्थात दिल्ली का मतलब है ब्रिटिश सत्ता जो भारत को कब्जे में किए हुए है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये मानता हूं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ब्रिटिश सरकार को हरा सकते थे, इसीलिए उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद लेने की सोची, पर जर्मनी ने कोई मदद नहीं की, जापान ने ज़रूर मदद की। तो कई लोग कह सकते हैं अरे साहब ये तो बड़ा अधूरा सा जो है एक कार्यक्रम सर था। लेकिन ये भी एक चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अपनी कमजोरी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ठीक है मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने मदद मांगी आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो ये एक बहुत उनकी मानसिक दृढ़ता को ही दर्शाता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, है ना, वो चाणक्य ने कहा था, ये वही चीज़ इन्होंने की। पर आप देखिएगा कि जब इन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ाद हिंद फौज, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जैसे इन्होंने नेतृत्व दिया, पता उसका प्रभाव क्या पड़ा हिंदुस्तान पर? जन जन में एक भावना पैदा हुई कि हमें मिल करके लड़ना है। और जो नेवी का आंदोलन हुआ अगले साल 1946 में भी, तो सारी ब्रिटिश सरकार मान गई कि सुभाष बोस के कारण से देश के लोगों में अपने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि अब हमारा साहस नहीं हो सकता कि उनसे हम ज़्यादा लड़ सकें। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि माना कि जो देश की आज़ादी की लड़ाई में हम कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा गांधी जी को देते हैं, दीजिए जी, परंतु देखिए कई धाराएं हैं। एक धारा झांसी की रानी ने शुरू की जी, और चलती चली आ रही थी, जिसमें कि सुभाष बोस उसके प्रतीक बने। एक धारा क्रांतिकारी थे, उनकी थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी। तीसरी गांधी जी की थी। आप देखिए इन तीनों का जो सम्मिश्रण होता है एक तरह से, इसके समग्र प्रभाव से तब जाकर के हमें आज़ादी मिलती है। परंतु सबसे बड़ा कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज इतने कमज़ोर हो गए थे, ब्रिटिश सरकार, उनके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो शासन कर सके हिंदुस्तान पर या घाना पर, गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया, बोत्सवाना, जितने भी कंट्रीज हैं सबको उन्होंने छोड़ना पड़ा। 50 देशों को आज़ाद करना पड़ा। आज़ादी के कॉलोनियलिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हुई। तो सभी फैक्टर्स मिलकर के आज़ादी के लिए लाभदायक रहे। अतः हमें सबको सम्मान देना चाहिए। जी बिल्कुल। जो अलग अलग रास्ते लोगों ने रखे, उन सब का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि उनका प्रयोजन, उद्देश्य पवित्र था, देश की आज़ादी। और इनका संश्लेषण ही वास्तव में भारतीय स्वाधीनता संग्राम की कहानी का एक सुंदर रूप है। जी सर, देश प्रेम के लिए आपने अपना साधन संपन्न घर, अपना आराम सब छोड़ दिया। ICS जैसी नौकरी जो प्रथम प्रयास में आपको 4थी रैंक के साथ आपने जिसे पास किया, उसे आपने छोड़ दिया। सुभाष बाबू के देश प्रेम की गहराई पर क्या कहेंगे? ओहो, आइए छोटी सी बात बताऊं। जब जापानियों के साथ मिलकर के और आज़ाद हिंद फौज ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया, इम्फाल तक पहुंचे, तब बहुत से लोग गांधी जी के पास गए और कहा देखिए ये आपके देशभक्त हैं, आप तारीफ़ करते हैं सुभाष बोस की, और देखिए इन्होंने क्या किया, अपने देश पर ही आक्रमण कर रहे हैं। पता है गांधी जी ने क्या कहा? सुभाष बाबू की देशभक्ति के बारे में प्रश्न मत उठाओ। उनकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। उनका अलग साधन है, उनका अलग विचार है जी, परंतु देशभक्ति पे प्रश्न मत उठाओ। यदि वास्तव में कट्टर देशभक्ति के कुछ उदाहरण जो हमारे देश में मिलेंगे, हजारों हैं जी, उसमें सुभाष बाबू का सर्वोपरि है। उसके ऊपर क्या प्रश्न उठाना? अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ देश के लिए। जय हिंद जी, ये थोड़ी कहा जय मेरी जो फौज है आज़ाद हिंद फौज, जय आज़ाद हिंद फौज, ऐसा थोड़ी कहा। जय सुभाष थोड़ी नारा दिया उन्होंने अपने आप को। जय हिंद, हिंदुस्तान की जय हो, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है देश प्रेम का? सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र अधूरा है जब तक आज़ाद हिंद फौज का जिक्र ना हो। पहली भारतीय सशस्त्र सेना से आप जुड़े और उसके गठन और सबके साथ आपका बहुत सारा प्रभाव रहा। और आज़ाद हिंद फौज का आज़ादी की लड़ाई में क्या प्रभाव रहा? देखिए, एक तो मैं ये बता दूं, आज़ाद हिंद फौज सुभाष बोस ने नहीं बनाई थी, रास बिहारी बोस ने बनाई थी।
रास बिहारी बोस ऐसे थे जो कि एशिया में रह रहे थे, भारत से बाहर, वो भी क्रांतिकारी थे। इन दोनों का रिश्ता नहीं था कोई आपस में, दोनों बोस तो थे। तो रास बिहारी बोस काफ़ी जब गद्द हो गए तो उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का INA की इनको दे दी, आज़ाद हिंद फौज की। परंतु देखिए जो सांगठनिक शक्ति इन्होंने दिखाई वास्तव में अतुल्य थी। देखिए आज़ाद हिंद फौज का यदि वास्तव में देखा जाए, ठीक है उन जापानियों के साथ मिलकर के जनाब हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में प्रवेश किया, किंतु अंग्रेज़ों ने हरा दिया, जापान हार गया। तो जापान हारते ही ख़त्म हो गई जापान की आर्मी भी, और वहीं पर सुभाष बोस का जो आंदोलन था समाप्त हो गया। किंतु मुख्य बात यह है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा, ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि माई गॉड, देयर इज एन आर्मी आउटसाइड इंडिया व्हिच इज फाइटिंग फॉर इंडियाज कॉज। एक ऐसी सेना है जो भारत से बाहर है, किंतु देखिए भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही है। सो व्हाई कांट वी विन इन इंडिया। आज़ाद हिंद फौज की स्टैंप्स भी थी, करेंसी भी थी, सरकार भी थी, उसके अध्यक्ष भी थे। अंडमान निकोबार जिसको आप कहते हैं, वो इसका हेडक्वार्टर बना। जापानियों ने अंडमान निकोबार आइलैंड उनके पास था, सुभाष बाबू को दे दिया और वहाँ पर ये सरकार बनी इनकी। तो मैं कहता हूँ कि उस ज़माने की आप याद करिए, जो नौजवान थे, यानी जिनका जन्म 1930 के बाद हुआ, 1928 के बाद हुआ, उस वक़्त तो उनको जोश जो मिल रहा था वो सुभाष बाबू से मिल रहा था, आज़ाद हिंद फौज से मिल रहा था। हम आज़ाद नहीं हुए थे, ऐसा लगता था हम हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। ये मनोवैज्ञानिक क्रांति ही वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है। मनोबल बढ़ाने में आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा हाथ रहा। सर कहते हैं कि मतभेद रखे लेकिन मनभेद नहीं रखे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेताजी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास और तरीकों में आपके अपने समकालीनों और वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधन आप ही ने दिया। हाँ, ये तो है। खैर बहुत बड़े दिल के थे ये लोग। मैं आपको बताऊं कि हम लोग बिना बात ही इन अलग अलग नेताओं को भिन्न रूप से देखते हैं, पर देखिएगा सुभाष बाबू के पक्ष में किसने मुकदमा लड़ा वकील के रूप में? बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने, एक रास बिहारी बोस और नेहरू के अलावा, रिज़ाइन कर दिया, और गांधी जी ने कहा सुभाष बाबू के आप मर्जी से चुन लीजिए जिनको, गांधी जी का इशारा था बाय द वे जी, उस समय पर किसने साथ दिया सुभाष बाबू का? जवाहरलाल नेहरू ने जी। दोनों सेक्रेटरी इकट्ठे बने जी, दोनों के मत एक जैसे थे, दोनों सोशलिस्ट थे, मिलिटेंट भी थे एक तरह से देखा जाए तो। देश में चाहते थे करो या मरो वाला जो आया, पर तो यही जवाहरलाल नेहरू करो या मरो का, यही गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं 1942 में जी। जुलाई 1942 की एक बात बताऊं आपको, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर कांग्रेसी नेता इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया जाए, किंतु गांधी जी ने कहा मैं करूंगा। और उन्होंने क्या कहा? यदि आज मेरे पास सुभाष बाबू होते मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं थी। आप सोचिएगा, गांधी कह रहे हैं मेरे पास यदि सुभाष बाबू होते मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए इन सभी का आपस में सम्मान था, और हमें उनके बीच में कोई भी दरार डालने की कोई ज़रूरत करनी ही नहीं चाहिए कोशिश। सर 23 जनवरी आपका जो जन्म दिवस है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष बाबू के व्यक्तित्व के ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो हमसे सीखने को मिलता है, लेकिन आपके हिसाब से उनके व्यक्तित्व का वो कौन सा पहलू है जो हमें ज़रूर आत्मसात करना चाहिए और युवा पीढ़ी को स्पेशली सीखना चाहिए? परिश्रम, आदर्श, त्याग, प्रतिबद्धता, ज्ञान, विलक्षणता, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका समंजन, ईमानदारी जी, दृढ़ निश्चय, लक्ष्योन्मुखता, वीरता और दूरदृष्टि, ये गुण ऐसे हमसे सीख सकते हैं जी, और हमें आत्मसात करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर फायदा ही क्या है। सर आज आप स्टूडियो में आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बहुत सारे जाने अनजाने पहलुओं से आपने हमें रूबरू करवाया। तो आज आप आए और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अमूल्य तो केवल वो लोग होते हैं जो महान होते हैं, हम तो बड़े साधारण उन लोगों से प्रभावित होने वाले एक छोटे से सापन सब सिपाही हैं, नेता तो वही हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बीच बहस में चर्चा का विषय था कि
प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही बहुत सारी और चर्चाओं के लिए देखते रहिए दूरदर्शन और जुड़े रहिए बीच बहस कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।